नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम सामान्य विज्ञान साइंस का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन है साइंस के, सुपर फास्ट स्पीड में हम ये वीडियो करने वाले हैं क्योंकि वन लाइनर का फॉर्मेट है और आपको ये क्वेश्चन में करा रिवाइज बार बार पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। प्लीज़ सभी पुराने स्टूडेंट भी लाइक कर देना। पुराने स्टूडेंट तो वैसे लाइक कर देते हैं, मुझे पता है, आप लोगों से उम्मीद है आप लोग तो लाइक कर ही देते हैं। नए स्टूडेंट भी ज़रूर अपना लाइक एक हमारे इस मेहनत के लिए दीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस के, पढ़कर मजा आएगा। रिवीजन करते हैं सुपर फास्ट बिना देर के हुए। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो यकृत द्वारा होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक क्या है? तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनने में सहायक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में विटामिन कौन सा सहायक है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो रुधिर या खून में जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है और 100% में से 55% होता है प्लाज्मा। या रखना कितने प्रतिशत? 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो जो प्लाज्मा है उसके अंदर 90% पानी होता है, इसलिए वो लिक्विड टाइप का होता है प्लाज्मा। देखिए ये लीजिए आगे क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग प्लाज्मा होता है रक्त का। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं तो ए बी और ओ, ये सभी रक्त समूह हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता है आपका ओ। और सर्वग्राही कौन सा है? तो सर्वग्राही है आपका ए बी। आरएच फैक्टर संबंधित है, तो आरएच फैक्टर ये रक्त से संबंधित फैक्टर है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और वीनर, ये आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कहलाते हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो वक और या किडनी रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? तो डायलिसिस रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण आपका वक में होता है। वक या किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम किडनी का भार होता है लगभग। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? तो स्टोन या पथरी ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त क्षारीय का पीएच मान 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब मापने का यंत्र है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे के द्वारा सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया। शरीर से हृदय की ओर और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा, ये शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं आपकी धमनियां। हृदय की धड़कन नियंत्रक कौन है? तो हृदय की धड़कन ये आपकी पेस मेकर से नियंत्रित होती है। जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पित्त होता है, तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव पित्त होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 पित्त का पीएच मान होता है। पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत से पित्त निकलता है, स्रावित होता है। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए भंडारित होता है यकृत या लीवर में भविष्य के लिए। पित्त बाइल जमा होता है, तो पित्त या बाइल ये पित्ताशय के अंदर जमा होता है आपका। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से आपको हाइड्रोफोबिया रोग हो सकता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के द्वारा। विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने विषाणु या वायरस की खोज की है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो ये विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी को शैवालों का अध्ययन कहा जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति।
जीवाणु की खोज किसने की? तो लिवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होगी। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। वायु है तो गैसों का मिश्रण होती है वायु। वायु उदाहरण है तो गैसों का गैस में विलयन वायु का उदाहरण होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड ये हवा में ध्वनि का वेग है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई कहलाती है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष ये आपका दूरी का मात्रक कहलाता है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष आपका होता है 9.46 गुणे 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर, और 10 के ऊपर 15 की घात कर दोगे तो मीटर में आ जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों के रूपांतरण है तो मूली और गाजर ये जड़ों के रूपांतरण कहलाते हैं। तने के रूपांतरण है तो आलू और प्याज ये तने का रूपांतरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी जो है वो पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों वंशानुगत रोग हैं। यदि आपके फैमिली किसी को है तो आपको भी हो सकते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? तो हेर्नर ने 1876 में वर्णांधता का वर्णन किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरा और लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जठर रस में आपका पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल ये लाइकेन में मौजूद परस्पर सहजीवी हैं। प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मनुष्य में पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी आपकी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो अंगुलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होगी। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम ये भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल के द्वारा एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाते हैं पाचन क्रिया में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद तो आखिरी उत्पाद है आपका माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो अमीनो अम्ल की संख्या आपकी 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन के द्वारा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी और दांतों के लिए बिल्कुल आवश्यक तत्व है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था तो MIC गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। काला हीरा और काला शीशा क्या है? तो काला हीरा है आपका कार्बोनेडो और काला शीशा है आपका ग्रेफाइट। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग तो पत्तियां पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाती हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है तो मैग्नीशियम पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कहलाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इसको। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये सभी होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है ऑक्सीजन का, तो जल से ऑक्सीजन मिलता है, उपचयन होता है उसका। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तरीय यौगिक क्या है? तो फास्फो जो है ग्लिसरिक अम्ल ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो राइजोम पादप
तना जो है भूमिगत प्रारूप है। दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो राइजोबियम दलहन की जड़ में पाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम के द्वारा पादपों में जल का होता है और फ्लोएम के द्वारा जो है फूड का होता है, याद रखना। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम। अभी आपको बता चुका हूं, जा से जाइलम और जा से जल, फा से फूड और फा से फूड कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है तो उसको कहा जाता है आपका ऑक्सीनोमीटर, तने की वृद्धि दर मापने वाला यंत्र। आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने 1998 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। डीएनए और आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और आरएनए। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है डीएनए के क्रियात्मक खंड को। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। डीएनए की इकाइयां हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए की इकाइयां हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो XY पुरुष और XX स्त्री। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22 + Y क्रोमोसोम लड़के को पिता से प्राप्त होते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट, ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो वेटिंग और वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन बनेगी शरीर के अंदर। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का एक रोग है ब्रोंकाइटिस। पेप्सिन एक उदाहरण होता है तो एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी, ये दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ टॉक्सिन कहलाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोगों का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। आप सभी को पता होगा, पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो तिल्ली या प्लिया मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र अम्लीय का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के द्वारा मूत्र का रंग पीला होता है। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो वॉल्डियर ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 या फिर 23 जोड़ी भी बोल सकते हैं क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य के अंदर। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक रचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का निर्माण किया गया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए, ये कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का केंद्र होता है कोशिका के भीतर। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है।
अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद किस किस के उदाहरण हैं? तो मूलतः ये आलू, केसर, प्याज और हल्दी अदरक ये सभी उदाहरण हैं आपके। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो हम फल भित्ति खाते हैं अंगूर, अमरूद, शरीफा और टमाटर में। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फल भित्ति खाते हैं आम, पपीता और बेर में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा? तो पुष्प क्रम खाते हैं हम फूल गोभी का। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो कुरकुमिन हल्दी में पीले रंग का कारण होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल हो जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज, ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। सबसे लंबा क्रम या वर्म है? तो टेप वर्म सबसे लंबा क्रम या वर्म कहलाता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होगा? घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से क्रीम निकालोगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम किस पर होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व और आयतन न्यूनतम होगा। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा, ये तीनों रंग मिलके आपके मूल रंग या प्राइमरी कलर कहलाते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो सबसे पहले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन और लास्ट में वर्ण विक्षेपण हो जाता है। सब कलर अलग अलग दिखने लगते हैं हमें। इंद्रधनुष में रंग होता है तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, ये आपको पता ही होगा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष में बीचों बीच 3 इधर और बीच में हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। भेदन क्षमता सर्वाधिक किसमें होगी? तो गामा किरणों में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। सबसे कम भेदन क्षमता किसमें होती है? कमेंट करके बताइए। अल्फा, बीटा, गामा में से सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है? कमेंट करके बताइए। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर के द्वारा परावैंगनी किरणों की खोज की गई। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है तो क्रमशः लाल में सबसे अधिक और बैगनी रंग में सबसे कम। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल आपकी सर्वाधिक होगी। प्रकाश वेग को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश वेग को सबसे पहले ज्ञात करने वाले हैं आपके रोमर। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, इसका कारण? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश पूरा काला दिखाई देगा। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और बिल्कुल सीधा होगा। समतल दर्पण की बात हो रही है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, तो 2 समांतर दर्पण रखें समानांतर, उसके बीच में वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब अनंत प्रतिबिंब बनेंगे उसके। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो तांबा, टिन और सीसा, इनका मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम के द्वारा, हीटर हो गया आपका, प्रेस हो गया जो घर में यूज़ करते हैं, इन सब का तार नाइक्रोम से बना होता है। गीजर का भी अंदर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। विद्युत बल्ब में भरे जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे की वाष्प और ऑर्गन, ये ट्यूबलाइट के अंदर आपका भरा होता है। फ्यूज़ का तार मिश्रण है तो सीसा और टिन का मिश्रण होता है फ्यूज़ का तार। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइट फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कहलाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर या स्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ होता है फिक्सर के रूप में। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ होता है फोटोग्राफी में। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठेगा। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकते हैं और मृग मरीचिका बनती है।
भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। रॉकेट की गति आधारित है, तो संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित होती है। मानव नेत्र का कार्य क्या है, कैसे कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया दूर किया जा सकता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके मायोपिया को दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जा सकता है, तो हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि मानव नेत्र की स्पष्ट दूरी कितने सेंटीमीटर होती है? मानव नेत्र की हमारे आंख के द्वारा स्पष्ट दूरी कितने सेंटीमीटर होती है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होगा। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और आप रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ मिलेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन भी मिलेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट भी मिलते हैं और टॉपिक वाइज वीडियो भी हम लाते रहते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ कृपया करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।